हाँ जी। आपको एएम जीएम एचएम मैंने करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँ मीडियन, और सैटरडे को मैं आपको मोड करवा दूंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वाइंड अप होता है। ठीक है, 4-5 क्लासेस इसमें लग जाती। संडे को इस बार मैं क्लास रखूंगा। रीजन है कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे आपका दिवाली से नेक्स्ट डे आई थिंक मंडे की दिवाली है, तो उस दिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा। रखना क्लास, क्योंकि क्या पता कौन आएगा, कोई होम टाउन जाएगा, बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते। थर्सडे को भी शायद एक फेस्टिवल है, भाई दूज वाला, तो उस दिन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास। तो इसलिए मैं सैटरडे तो लूंगा ही लूंगा क्लास, संडे को भी क्लास रहेंगे। छोटी दिवाली है, उस दिन ऐसा सच कोई खास काम नहीं हो। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं आज की क्लास में पोजिशनल एवरेज। हाँ जी, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज की क्लास में पोजिशनल एवरेज। आप सभी को पता है पोजिशनल एवरेज दो थी। एक था मीडियन, और दूसरा क्या था आपका? ये वो एवरेज है जहां पे बेसिकली आपको क्या चाहिए होती है? पोजीशन चाहिए होती है। वैल्यू रेलिवेंट नहीं है, बल्कि क्या रेलिवेंट है आपका? प्लेस या फिर पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें से ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है मीडियन और मोड, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की ज्यादा उम्मीद है, ऑल्दो प्रैक्टिकल है। और अब चांस की बात है, या तो थ्योरी आएगी या फिर प्रैक्टिकल, लेकिन करके तो सारा ही जाना पड़ेगा, क्या पता पेपर में क्या आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मीडियन रिप्रेजेंट द मिडल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी कि इसका मतलब, ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में बैठा ले कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो डेटा को कुछ और तो नहीं, अरेंज करना ही करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में और या फिर डिसेंडिंग। आई होप समझ में आती है ये बात आप लोगों को। इसके अलावा कहता है डिवाइड द डेटा इन टू इक्वल हाल्स। टू इक्वल हाल्स ये जानबूझ के वर्ड बोला गया है, क्योंकि कहीं पे ये वर्ड यूज था और थोड़ा कुछ सेकंड्स लग गए इस बात को समझने में कि ये टू इक्वल हाल्स का मतलब टू इक्वल पार्ट्स है। तो जानबूझ के ये वर्ड को यूज किया जिससे कि तुम्हारे पेपर में जब ये आए तो तुम्हें कुछ सेकंड्स भी ना लगे। ठीक है, विद 50% ऑफ द वैल्यूज बिलो एंड 50% अब। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और मैं अगर यहाँ पे कोशिश करता हूं थोड़ा बीचों बीच एक डेटा मार्क करने की, सपोज कर लीजिए ये बीचों बीच एक वैल्यू है, और ये बीचों बीच की जो वैल्यू होगी, यही वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि मीडियन होगी। तो आप लोगों को पता है कि आपका 50% जो वैल्यूज होंगी वो अबव मीडियन होंगी, और 50% वैल्यूज जो होंगी वो बिलो मीडियन होगी। ये बात भूल ना पाना कि 50% को आप n/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो कभी 50% लिखा देखोगे, कभी n/2 लिखा देखोगे, आई थिंक आप समझ पाओगे। हाँ, चलिए क्वेश्चन। अब मैंने जरा सी ही बात करी है, कुछ ज्यादा समझाया भी नहीं, लेकिन क्या इस पे क्वेश्चन नहीं बन सकते? इन पे भी बन सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो पेपर में नहीं पूछे जा सकते, पेपर में भी पूछे जा सकते। कहता है द मेथड विच डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस में जो दे रखा है उस हिसाब से तो आंसर क्या होगा? मीडियन। कहता है 50% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% ऑफ विल बी अबव। आंसर क्या होगा? है ही नहीं आंसर ऑप्शन। यहां पे लिखा है डैश डिसाइड, ये डिसाइड नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, डिवाइड होना चाहिए था। डैश डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आई होप समझ में आती है बात। लिखा है मीडियन के बारे में, लिखा है इट इज रेसिस्टेंस टू आउटलायर। थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश का यूज हो गया। रेसिस्टेंस टू आउटलायर का मतलब, पहली बात तो मैं बता दूं, आउटलायर किसको कह रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू सब कुछ पता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। मीडियन जो कि मिडिल प्लेस की वैल्यू होता है, उसका एक्सट्रीम वैल्यू से तुम बताओ क्या मतलब। ये देखो, अगर कोई इस डेटा में जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वाली इस साइड होगी, स्मॉलेस्ट वाली इस साइड होगी, बोलो हाँ या ना। और अगर ये लार्जेस्ट है और ये आपकी स्मॉलेस्ट है और मीडियन का इनसे कोई मतलब नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो लाइन लिखी है यहां पे बिल्कुल सही है कि रेसिस्टेंस टू आउटलायर, लेकिन पेपर में तो ऐसा वर्ड्स यूज नहीं किए जाएंगे। और पेपर के अंदर अगर कुछ ऐसा लिखा आया तो लिखा जाएगा क्या? लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। और बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पे हम लिखेंगे, और लेस अफेक्टेड नहीं, बल्कि हम इसे, मैं कट करके इसे ठीक कर देता हूं, हम लिखेंगे नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। याद रखना, कोई अनइंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इतने सालों में हम पेपर में कैसा कैसा आता है ये सब कुछ देखते हुए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या सर जितना लिखा हुआ है सब कुछ पेपर में आया हुआ है? हाँ, ऑलमोस्ट। लेकिन पेपर में आया हुआ है, अगर सिर्फ मैं उसको ही टू द पॉइंट कवर करूं, ये सही नहीं है, क्योंकि रैंडम है ना, कभी कुछ आया है कभी कुछ आया है। तो मुझे तो इसे कंप्रहेंसिव वे में कवर करना पड़ेगा। जहां मुझे लगता है कि किसी चीज, किसी थ्योरी, किसी प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी है कि वो पूछा जा सकता है, तो वो आपको कराया जाएगा। तो यहां पे देख लो एक छोटी सी बात, लेकिन उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। आप ध्यान दें इस बात पे, कुछ भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हैं। तो यानी कि पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि क्या चीज को बच्चों को फोकस करने के लिए बोलना चाहिए। हालांकि जो हम ये नोट्स बना रखे हैं इसमें हम कुछ भी जो पेपर में नहीं आ सकता वो इसका पार्ट है ही नहीं। Unlike the mean, the median is not affected by extreme value or outliers. I think आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज को ही कुछ और नहीं बल्कि किस वर्ड से जाना जाता है? आउटलायर। ठीक है। अच्छा, मीन जो होता है वो सारी वैल्यू पे बेस्ड होता है ना? मीन जो होता है वो सारी वैल्यू पे बेस्ड होता है, लेकिन मीडियन सारी वैल्यू पे बेस्ड नहीं होता। किस पे बेस्ड होता है? मिडिल प्लेस की वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। अच्छा, यहां पे देखेंगे एक और बात, ये क्या लिखा हुआ है? कहता है दिस मेक इट इज अ बेटर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। कहता है सर आपको बताना चाहूंगा कि मीडियन की जो ये एडवांटेज है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, ये मीडियन को बेटर मेजर ऑफ टेंडेंसी बनाता है।
यानी कि एक आइडियल एवरेज का मेथड बनने के लिए मेथड ऐसा होना चाहिए कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं हो। एग्रीड इस बात से? आगे चलते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि बेस्ट मेजर ऑफ सेंडेंसी मीडियन है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंडेंसी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, अर्थमेटिक मीन ही है और वही रहेगा। लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि अर्थ मीडियन में ये अच्छी बात है। अगला, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी लिखा है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन लाइक रिप्लेसमेंट और ओमिशन ऑफ एनी वैल्यू। आई थिंक सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मीनिंग सबको याद होगा, है किसी वैल्यू को रिप्लेस कर देना या किसी वैल्यू को हटा देने को क्या बोलते हैं हम, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। और मीडियन जो है वो उससे लेस अफेक्टेड होता है क्योंकि वो सारी वैल्यू पे बेस्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे है, हाँ, तो इसीलिए लीस्ट अफेक्टेड बोला है, नॉट नहीं लगाए यहाँ पे। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा सभी। हाँ जी, यहां पे मैं ये जो लाइन लिखी है इसको थोड़ा जस्टिफाई कर लेता हूं। और देखिए, मान लिया मैं एक्स की वैल्यू लेता हूं और 2, 4, 6, 8 और 15 ले लेता हूं। आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मीडियन आएगा वो मिडिल प्लेस की वैल्यू कितना, 6 आएगा। अब अगर अब अगर रिप्लेस किया जाएगा और मान लिया मैं कहता हूं रिप्लेस 15/20, तो यहां पे अब जब नया डेटा आएगा तो उसको अरेंज तो करा ही जाएगा, मीडियन है तो अरेंज तो बनता ही बनता। और 15 की जगह 20 आएगा और यहाँ पे मीडियन जो है आज भी बेटा जी 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जैसा कि आपने देखा मीडियन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने बोला कि सर अगर मान लिया मीडियन प्लेस को ही चेंज कर दिया जाए। अरे सिर्फ मीडियन प्लेस को छोड़ो, मैं आपका यहाँ पे एक और तरीके से भी बता देता हूं। ये देखो, मान लिया मैं कहता हूं यहाँ पे जरा देखिए, एक और काम करते हैं, इस बार रिप्लेस कर देते हैं 4/14। जब तुम 4 को 14 से रिप्लेस करोगे और फिर अरेंज करोगे तो इस बार देखना मिडिल प्लेस पे वैल्यू क्या आ गई, ये लो। सिर्फ मीडियन की बात छोड़ो, कोई और नंबर भी ऐसा जो ऑर्डर में चेंज कर देगा, मीडियन चेंज हो जाएगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आप समझना थोड़े चांसेस फिर भी कैसे हैं, कम है। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मीडियन रिमेन स्टेबल डिस्पाइटिंग सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, रह भी सकता है। इट रिलाइज ओनली ऑन द पोजिशनल वैल्यू नॉट देयर एक्चुअल वैल्यू। और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि जितना भी लिखा हुआ है कंटेंट वो सब आपको समझ में आ गया है। भाई क्लियर है सभी को? अच्छा जी, डैश इज कॉल्ड अ पोजिशनल मेजर। ठीक है, थ्योरेटिकल जैसे कि पहले भी बोला था, छोटे छोटे क्वेश्चन बना देते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, कंपैरिजन विद मीन। भाई मीन कंसीडर ऑल द वैल्यूज, माइंड दैट बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि कई बार वो मैं देखता हूँ पीडब्ल्यू की एड आती है 6, 7 क्लास के बच्चों के लिए, क्या आपका बच्चा कॉलेज स्कूल जा रहा है कुछ ऐसे करके, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा। अब इनका तो पता नहीं कि ये क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन ये पता है मुझे कि जो बच्चे 6, 7 क्लास से ही, एलन सुना है ना, एलन नाम, और आकाश का नहीं पता मुझे, एलन का पता है। आकाश में भी होगा आई एम श्योर, क्योंकि वो भी वैसा ही इंस्टीट्यूट है। भाई वो 9th क्लास तक बच्चे के सोचने की कैपेसिटी इतनी अच्छी कर देते हैं
बहुत फास्ट, बहुत फास्ट होनी भी चाहिए, है ना। जिस पेपर के लिए वो एम या उनके पेरेंट्स एम करके बैठे हुए हैं, उसके लिए होनी भी चाहिए। ठीक है ना। तो वाकई में मतलब वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी बातें जो है, जो इस समय कई बार ऐसा लगता है कॉमर्स वाले बच्चे के ये क्या रेलिवेंट है, फिर इसी का ही जवाब नहीं दे पाते। मैं आपको गारंटी दे दूं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, कोई एरोगेंसी नहीं। 100 में से शायद एक भी क्वेश्चन ना मिले पेपर में जो आए और हमने वैसा डिस्कस ना किया हो। लेकिन तब भी अफसोस ये है कि मुझे ये तो विश्वास है कि 100 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को या जिस कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस ना किया हो, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये पूरी श्योरिटी से बोलता हूं कि तब भी किसी बच्चे के यहाँ 100 में से 100, जबकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है ना। वो कॉमर्स और साइंस का फर्क है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे भी जोर दिया जाता है और लिखा जाता है, नोट्स का पार्ट बनाया जाता है। मीन कंसीडर ऑल द वैल्यूज बट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। सबको पता है मीन अफेक्ट होता है किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से। अर्थमेटिक मीन कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है? ज्योमेट्रिक मीन किससे अफेक्ट होता है, किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? बेटा एक से बात कर रही। कुछ कह रहे थे आप, बताओ। मैंने तो उससे पूछा था। क्या ये तो, हाँ हाँ मुझे पता है। ठीक है चलो। देख लो, छोटी सी बात पूछी ना अभी भी, लेकिन जवाब एक बच्चे से तो गलत है। तो यहाँ पे पेपर में भी यही छोटी सी बात पूछी जाए और गलत जवाब चला जाए, तो कहां से 100 में से 100 आएंगे? खैर, द मीन कंसीडर ऑल वैल्यूज बट इज सेंसिटिव टू आउटलायर, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। मीडियन इग्नोर्स एक्सट्रीम वैल्यू मेकिंग इट बेटर सुटेड फॉर स्क्यूड डेटा। इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बता देंगे। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बताया अभी भी जा सकता है। चलिए मैं कोशिश करता हूं अभी ही डिस्कस कर लूं, क्योंकि हाँ जी, ये देख लो भैया, अभी ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। चलिए, अभी दिख रहा है आप लोगों को? इसको बोलते हैं स्क्यूड डेटा। क्या बोलते हैं इसे? स्क्यूड डेटा। और ये होता है लेफ्ट स्क्यूड और ये होता है राइट स्क्यूड। एक ऐसा डेटा जहां का मीन मीडियन मोड अलग अलग होते हैं, उसे स्क्यूड डेटा बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पे आपका मोड बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन से, उसे बोलते हैं आपका क्या? लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड। ध्यान रखना, पेपर में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, दोनों केसेस है। तो एक वर्ड लिखा हुआ है, या तो मैं उसे एक्सप्लेन करूं या इग्नोर करूं। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सिलेक्शन चूज किया। अच्छा, राइटली स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव स्क्यूड किसको कहते हैं? राइटली स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड वो होता है जहां का मीन बड़ा होता है किससे? मोड से। सर ये कैसे बता रहे हो आप ये कि ये बड़ा है ये छोटा है, कुछ ऐसा? दोस्तों,
ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कार्टेशियन प्लेन है, पूरा नहीं बनाया हुआ है लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन है। और कार्टेशियन प्लेन में ये वाली जो चीज है ये एक्स एक्सिस होती है। जब आपको दिख रहा है कि मीन बाद में आ रहा है, मोड पहले आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे राइट वाली जो साइड होती है वहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मीन की वैल्यू बड़ी आ रही है और मोड की वैल्यू छोटी। और यहां पे आप देख रहे होंगे मोड की वैल्यू बड़ी आ रही है और मीन की वैल्यू छोटी। आ रही है बात समझ में सबको? अच्छा सर, इसे ये लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड क्या होता है? लेफ्ट स्क्यूड होता है, देख रहे हो ये टेल बन रही है एक तरीके से, क्या बोलते हैं इसे? टेल। ये टेल अगर लेफ्ट साइड है तो इसे लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, और अगर ये टेल राइट साइड है तो इसे राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, एक और चीज पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, आइए जरा देखिए। हाँ जी, इधर ध्यान दो। ये होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां का मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होता है। ठीक है? इस तरीके का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है इसे बेल शेप बोलते हैं। अरे वो स्कूल वाली बेल नहीं होती, समझ गए ना? तो क्या पूरी बेल बना के दिखाऊं, बजा के भी दिखाऊं? चलिए, तो यहां पे आपका इसे बेल शेप्ड बोलते हैं, इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। और यहां पे सुनो, जब स्क्यू डेटा आता है, सुनो भाई अब ध्यान से, अब जब बात छेड़ी है तो अब ये पूरी ही डिस्कस होगी। और यहां पे लिखा है कि मीडियन इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू मेकिंग मेकिंग इट बेटर सुटेड फॉर स्क्यूड डेटा। जब ये राइट साइड वाले डेटा होते हैं ना, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड, जहां पे मोड और मीन अलग अलग आ रहे होते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होता है, तो वहां पे बेटर मेजर ऑफ एवरेज कौन सा होता है? मीडियन। आप नोटिस कर रहे हो, मीन मोड अपना स्पेस बदल रहे हैं लेकिन मीडियन दोनों जगह कहां पर है? बीचों। एग्रीड इस बात से? तो मुझे लगता है काफी हद तक जितना तुम्हारे कोर्स के लायक है मैं इसका एसेंस समझा पाया हूं। जो ये लाइन लिखी है, मीडियन इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू मेकिंग इट बेटर सूटेड फॉर स्क्यूड डेटा, इससे ये लाइन चाहे रेलिवेंट हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको अब स्क्यूड डेटा क्या होता है और सिमेट्रिक डेटा क्या होता है इसका मतलब पता चले। और सीएमए का जो बच्चे हैं यहाँ पे, आपके में तो स्क्यूनेस एक चैप्टर है तो वहां पे भी ये करवाया जाएगा। अगला, चॉइस बिटवीन द मीन वर्सेस मीडियन डिपेंड ऑन द डेटा सेट नेचर। डेटा सेट नेचर का क्या हुआ? असिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल? आगे चलो, ये सब तो छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं मीडियन के लिए। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। और लिखा ही हुआ है, पूछूं क्या? ठीक है ना? हाँ हाँ। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें, मैंने कहा मैं पूछूंगा, लिखा ही हुआ है। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है दोस्तों? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है बेटा, जब एक्स की सभी वैल्यू में एक कॉमन नंबर से प्लस या माइनस किया जाता है तो इसको चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। और अगर एक्स की सभी वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या एक्स की सभी वैल्यू को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है या दोनों, तो इसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्केल। क्या बोला जाता है बच्चों? चेंज ऑफ स्केल। मीडियन चेंज व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड अ कांस्टेंट
अक्रॉस ऑल द वैल्यूज। मीडियन भी चेंज हो जाता है। इधर देखिए, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, आप सभी को पता है मीडियन में भी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट आता है। अच्छा, एक बात नोटिस करी आपने पीछे मुझसे, मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, हार्मोनिक मीन पढ़ा, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाली बात अर्थमेटिक मीन में हो रही थी, उसके बाद जीएम में नहीं हुई, एचएम में अब सीधा किस में हो रही है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट या तो अर्थमेटिक मीन में आता है या फिर मीडियन में आता है। और बता दूं, आगे मोड भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आएगा। जो नए बच्चे हैं, कुछ बच्चे, वो ध्यान से सुने हर एक बात को। बेटा यहां पे आपके पेपर में ऐसी एक इक्वेशन दी जाएगी, और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जिसके बारे में आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8th 9th से जानते हैं। 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली पढ़ाई जाती है, और 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली पढ़ाई जाती है। ये 2 वेरिएबल वाली है। अच्छा, आप देखिएगा, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिए। बेटा एक्स की सभी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई करा, एक्स की सभी वैल्यू में जब 2 मल्टीप्लाई करा तो इसे कहा जाएगा चेंज ऑफ स्केल। फिर साथ के साथ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यू में 3 माइनस करा, इसे कहा जाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन। आ रही है बात समझ में। और क्वेश्चन ने पहले, मतलब मीडियन की प्रॉपर्टी ने पहले ही बोल दिया है, मीडियन ने पहले ही बोल दिया है। देखिए क्या लिखा है, साफ साफ बोल दिया गया है, मीडियन चेंज, मीडियन चेंज when we add, subtract, multiply or divide a constant across all the value। सही है ना। तो बेटा इसका मतलब यानी कि आपका ये दोनों चीजों का इफेक्ट आएगा। मुझे बताया गया कि मीडियन जो एक्स का होता है वो 20 है। मैंने कहा मुझसे क्या चाहिए, कह रहे मीडियन ऑफ वाई बताओ। और यहाँ पे मीडियन ऑफ वाई निकाला जाएगा। वाई की जगह मीडियन ऑफ वाई लिख देता हूं, 2 एज इट इज लिख देता हूं, और एक्स की जगह पे मीडियन ऑफ एक्स पुट कर देता हूं, और आंसर सॉल्व कर देता हूं। आंसर बताओ फाइनली कितना निकल के आ रहा है, समझ में आया। एक्स की सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा 2 से और माइनस करा 3 से, तो मीडियन भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से और माइनस हो गया। याद करना, अगर पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। पहले प्लस दिख रहा है तो पहले प्लस, बाद में माइनस दिख रहा है, बाद में डिवीजन दिख रहा है, मतलब ऑर्डर के हिसाब से ही चलना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना। इसके अलावा आगे देखिए, कंबाइंड मीडियन, ध्यान रखना मैं अभी मीडियन के बारे में पढ़ाता जा रहा हूं। मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है नहीं सिखाया अभी, सिखा दूंगा वो भी, है ना। हाँ कुछ कह रहे थे आप, ठीक है। कंबाइंड मीडियन लिखा है, अनलाइक द मीन, द मीडियन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंबाइंड फॉर मल्टीपल डेटा सेट। तुमने कहा सर इस बात का मतलब, इस बात का मतलब कुछ ये है दोस्तों कि आपने मुझसे अभी पीछे अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा और हार्मोनिक मीन पढ़ा। इसमें आपने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना सीखा, जिसका मतलब था कि बहुत अलग अलग डेटा के अर्थमेटिक मीन अवेलेबल है। क्या हम उनका एक बार में निकाल सकते हैं कंबाइंड? हाँ निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, जीएम भी निकाल सकते हैं, एचएम भी। आप अलग अलग डेटा सेट का मीडियन दे रखा हो और पूछा जाए कंबाइंड मीडियन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आपको उन सभी मीडियन को साइडलाइन करके, जितने भी डेटा सेट हैं आपके पास, अलग अलग जो सैंपल्स हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, मर्ज। और सबको मर्ज करने के बाद उन्हें अरेंज करना पड़ेगा, और उनको अरेंज करने के बाद मिडल प्लेस की वैल्यू निकालनी। आ रही है बात समझ में। यहां पे लिखा है साफ साफ, टू फाइंड द मीडियन ऑफ कंबाइंड डेटा सेट वी मस्ट मर्ज। देख लो भाई यहां पे क्या लिखा है, वी मस्ट मर्ज ऑल वैल्यूज, जो मैंने आपको बताया, ऑर्डर देम एंड देन डिटरमिन द न्यू मीडियन। कंबाइंड मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आसान भाषा में सीधी सी बात है, कंबाइंड मीडियन
यही लिख देता हूं, कैन नॉट बी कंबाइंड मीडियन कैन नॉट बी कैलकुलेट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना बच्चों, जो अभी तक आपने एएम जीएम एचएम पढ़ा वो मैथमेटिकल एवरेजेस थे। कैसे थे वो? अब आप क्या पढ़ रहे हो? पोजिशनल एवरेज। क्या पढ़ रहे हो आप? और पोजिशनल एवरेज ग्राफिकली कैलकुलेट हो सकता है, और मीडियन भी ग्राफिकली कैलकुलेट हो सकता है। मीडियन ग्राफिकली कैलकुलेट होता है किस कर्व से? ओजाइव से। क्या बोलते हैं इसे? ओजाइव। ओगिव नहीं बेटा, वो सही प्रोनाउंसिएशन ओजाइव है वैसे तो। ठीक है। हाँ, किसमें? हाँ मतलब चलो, खैर यहां पे अब जरा देखो, ओजाइव से, और ओजाइव कुछ और नहीं बल्कि सुन लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। क्या होता है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दो तरीके की होती है, लेस देन और ओजाइव भी दो तरीके के होते हैं, लेस देन ओजाइव और, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ,